हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्पकरिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। हाइड्रोकार्बन टॉपिक के अंदर एल्केन की बात हो रही है। एल्केन चैप्टर चल रहा है बेटा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन चल रही हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखो अब तक क्या क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो चुकी है। एक बार मैं आपको ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ लास्ट 2 लेक्चर्स का। हमने बात करी थी कि चैप्टर्स की जो सीक्वेंस होती है उसी सीक्वेंस में हम ट्राई करेंगे उस जिस चैप्टर का डिस्कशन हो रहा है उसको बनाने का। जैसे जनरली क्या होता है कि जो आगे के चैप्टर्स हैं उनको आप रिड्यूस करके एल्केन बना सकते हैं। जैसे एल्कीन के रिडक्शन से एल्केन बनाया, एल्काइन के रिडक्शन से एल्केन बनाया, एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से एल्केन बनाया। एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन में मैंने 2 इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे बेटा। एक तो था ला, याद है ना, ला LiAlH4, और दूसरा क्या था बोलो जल्दी से? NaBH4 SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको बोलते हैं बेटा। इन दोनों पे मैंने आपको एक एक पॉइंट भी लिखवाया था। क्या लिखवाया था? रिव्यू किया नहीं किया? रिवाइज किया नहीं किया? पहले ही बताओ बेटा। रिवाइज जरूर किया करो उसको, जो है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड्स का तो रिडक्शन कर देता है, लेकिन 3 डिग्री हैलाइड का रिडक्शन नहीं कर पाता। ये अपना दूसरा नेचर शो कर देता है, बेसिक नेचर शो कर देता है, और कंपाउंड में से H और Cl बाहर निकालकर उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। NaBH4 इसका उल्टा हो जाता है। NaBH4 1 डिग्री पर काम नहीं कर पाता, वो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड्स को रिड्यूस कर देता है। ये सब बातें हो गई थी। और उसके बाद एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिएक्शन चल रही थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही थी बेटा, कि आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कहने का मतलब है कि ये सब O कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। सो इनके लिए मैंने एक कॉमन रिड्यूसिंग रिएजेंट लिया था, रेड फास्फोरस विद HI। और आपको ये भी समझाया था कि भाई HI के कितने मोल लगेंगे, आप बैलेंस भी कर सकते हो उसी तरीके से कि जैसे O हटाना है तो अल्टीमेटली O को हटाने के लिए आपको 2H चाहिए, वाटर बनाना पड़ेगा। अब O हटाने के बाद अगर वैलेंसी भी टूट रही है तो वैलेंसी को भी सेट करने के लिए कुछ और हाइड्रोजन चाहिए होंगे। उसके अकॉर्डिंगली हमने HI देखा था कितना यूज होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। जैसे अल्कोहल में कितने HI यूज होते थे? बोलो जल्दी से बोलो। अल्कोहल में कितने HI यूज हो सकते थे? 2HI यूज होते हैं। अल्डिहाइड कीटोन्स में 4HI यूज होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में 6HI यूज होते हैं। ठीक है ना बेटा? अब इसके बाद मैंने आपको एक बात बोली थी जाते हुए बेटा कि अल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड पे एक प्रिपरेशन अलग से भी लेके चलेंगे, मतलब इनसे एक प्रिपरेशन एक अलग से भी लेके चलेंगे। देखो अल्डिहाइड कीटोन के लिए एक और रिएजेंट होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, जिससे आप एल्केन बना सकते हो। रेड फास्फोरस HI तो एक कॉमन टाइप का रिड्यूसिंग रिएजेंट हो गया। वो तो अल्कोहल पे भी काम आ रहा था, अल्डिहाइड पे भी काम आ रहा था, कीटोन पे भी काम आ रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी काम आ रहा था। अब मैं सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा हूं बेटा। क्या होता है देखो रिड्यूसिंग रिएजेंट, उसकी डिस्कशन करते हैं। तो चाहे तो इसको एक अलग से इंडिकेट कर दो बेटा कि नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंडिकेट हो जाएगी। मुझे सीक्वेंस याद नहीं आ रहा कितनी प्रिपरेशंस हो गई अब तक। जैसे एल्कीन से बनाया था, एल्काइन से बनाया था, एल्काइल हैलाइड से बनाया था, और उसके बाद अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब एक ही हेडिंग में लिया। मेरे ख्याल से 5 होगी ना, इतनी 4 हो गया। तो इसका मतलब 5th प्रिपरेशन होगी हमारी। 5th प्रिपरेशन बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये अलग से लेना पड़ेगा बेटा, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। देखो वैसे तो बेटा अल्डिहाइड कीटोन एक ही फैमिली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ऐसे लिख दिया है हमने। जो अल्डिहाइड पे यूज होगा वही कीटोन पे भी यूज हो जाएगा। लिखो जल्दी से हेडिंग दो, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मैं तब तक एक बार जो है आप लोगों से बातचीत कर लूं भाई। जो है मैसेज काफी ऊपर चले गए। फ्यूचर डॉक्टर प्रणव, मंथन, इनविजिबल ट्रुथ, प्रवेश, आकाश, नॉलेज, राज, नजीम और बिजित, इंद्रजीत। इंद्रजीत ने कुछ आंसर्स दिए हैं। ओके, 2 फोर्सेस। ठीक है ठीक है ठीक है। यस यस यस,
ठीक है, इंद्रजीत ने वो आंसर दिए होंगे कितने HI यूज होते हैं। करेक्ट है बेटा, अल्कोहल के साथ 2 होते हैं, अल्डिहाइड कीटोन के साथ 4 होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ 6 HI यूज होते हैं। करेक्ट है बेटा, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। चलो आप टॉपिक पे फोकस करेंगे सबके सब, जल्दी से हेडिंग लिख लो बेटा। लिख लिया सबने? बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो बेटा, रिडक्शन तो वही चीज है बट इसमें रिएजेंट चेंज हो जाएगा। जैसे ये आपके पास कोई भी अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है, और इन सब में जो मेन चीज क्या होती है, कंपलसरी पार्ट क्या होता है, सी डबल बॉन्ड, वो लिख दिया मैंने। अल्डिहाइड है तो एक तरफ R होगा एक तरफ H होगा, आपको पता है, एक तरफ कार्बन पार्ट होगा एक तरफ H होगा। और कीटोन होगा तो यहां भी R होगा और यहां भी R होगा, कुछ भी आपके पास वो कीटोन बन जाएगा। तो मुझे कंपलसरी पार्ट से मतलब है, सी डबल बॉन्ड O से मतलब है। इसको रिड्यूस कराना है बेटा, इसको क्या कराना है, रिड्यूस कराना है। तो रिडक्शन का तरीका तो वही है बेटा कि ये O हटाएंगे और H लगा देंगे। इसमें बैलेंस रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं बेटा, वो बस HI के लिए था। इसमें बस डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लिखेंगे, तो O हटाओ और H लगाओ, क्योंकि O हटेगा तो 2 वैलेंसी टूट रही बेटा यहाँ पर। तो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे सेटिस्फाई कराने के लिए, तो RCH3 बन गया, ये एल्केन बन गया। सीधी सी बात ये कि जितने कार्बन का अल्डिहाइड कीटोन दिया है बेटा, उतने ही कार्बन का एल्केन बना देना। पता ही हो गया अब आपको क्या करना है इसमें। रिएजेंट में बता देता हूं क्या होता है बेटा, रिएजेंट में यहां पर बता देता हूं। देखो, एक रिएजेंट होता है, 2 रिएजेंट है यहां पर। एक तो रिएजेंट है आपका जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर, इसको अमलगम कहते हैं, पता है ना आपको सबको। जिंक और मर्क्यूरी, अरे जिंक अमलगम, मर्क्यूरी के साथ किसी मेटल को मिला दो तो वो अल्टीमेटली जो पेस्ट या मिक्सचर बनता है बेटा, उसको अमलगम कहा जाता है, अमलगम। So zinc mercury mixture along with the HCl concentrated hydrochloric acid, ये एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, स्पेसिफिक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। ये सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करने में काम आता है बेटा, ये किसी और चैप्टर पे या किसी और फंक्शनल ग्रुप पे काम नहीं आएगा। एक और रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है बेटा, एक और रिड्यूसिंग रिएजेंट है, देख रहा हूं यहां पर मैं लिख रहा हूं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 विद NaOH विद बेस एल्कलाइन। ऊपर वाला एसिडिक मीडियम है, नीचे वाला एल्कलाइन मीडियम है। इस कंपाउंड का नाम भी बताता हूं, ये कंपाउंड आप पहली बार सुन रहे होगे बेटा। ये कंपाउंड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये डाई अमाइन नहीं बोलते बेटा इसको। 2 अमाइन ग्रुप ऐसा लग रहा है कि आपस में ज्वाइन हो गए, एक्चुअली में इसको कहा जाता है हाइड्राजीन। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। इस कंपाउंड का नाम होता है हाइड्राजीन। तो एल्कलाइन हाइड्राजीन भी अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करा सकती, और ये जिंक मर्क्यूरी विद HCl ये भी रिडक्शन करा सकते। जरा नोट डाउन कर लो बेटा, इसको नोट डाउन कर लेंगे सबके सब बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। HCl कॉन्सेंट्रेटेड लिख देना बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड में CONC, कॉन्सेंट्रेटेड लिख लो इस चीज को बेटा। वैसे ये दोनों के दोनों जो रिएजेंट मैंने लिखे हैं ना बेटा, इन दोनों रिएजेंट के बेसिस पर रिएक्शन का नाम होता है। वो नाम मैं आपको अभी बता रहा हूं, पहले यहां तक की बात नोट कर लो, अभी नाम लिख लेते हैं। इन दोनों को बाय नेम रिएक्शन बोला जाता है कुछ। जिंक वाला जो रिड्यूसिंग रिएजेंट अगर आप यूज करें अल्डिहाइड कीटोन पर, तो ये रिडक्शन कहलाता है बेटा क्लीमेंसन्स रिडक्शन। नाम याद रखना बेटा, इस रिडक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन्स रिडक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन, क्लीमेंसन्स। अरे लिख लो, स्पेलिंग तो पहले ही बता दिया, स्पेलिंग मेरी कभी करेक्ट नहीं होती और किसी बुक की भी करेक्ट नहीं होती। और ये होता है आपका बेटा, इसको कहा जाता है वोल्फ किश्नर, वोल्फ, वोल्फ, वोल्फ किश्नर, किश्नर NER लगा देना बेटा इसके आगे। वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। अरे ये वाला वोल्फ नहीं है, भेड़िया नहीं है ये आपका, ये बेचारा साइंटिस्ट का नाम है, थोड़ा इज्जत से लेना उसको। वोल्फ किश्नर रिडक्शन से ये 2 रिडक्शंस हैं बेटा, दोनों के दोनों रिएजेंट जो हैं किसी भी अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कराने में काम आ सकते हैं। रेनू बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड का पर्पस बस इतना होता है कि एक्चुअली में डाइल्यूटेड जो है वो माइल्ड पड़ जाता है, वो इतना अच्छी तरीके से रिएक्शन नहीं कर पाता।
तो कॉन्सेंट्रेटेड लेना है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। अब आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं यार, अब पता नहीं कॉन्सेंट्रेटेड क्या, ये बड़ी प्रॉब्लम है बेटा मेरे साथ। मतलब मैंने गाढ़ा बोला, पता नहीं एक्चुअल में टर्म क्या होता है, पता नहीं क्या होता है बेटा जी। अच्छा, विजित क्या करा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इन अमलगम। बेटा ये मेटल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में जीरो स्टेट में होता है। यस आकाश, जिंक अमलगम इज अ मिक्सचर बेटा, ये मिक्सचर होता है, इसको अमलगम कहा जाता है। अमलगम मर्क्यूरी के साथ जब किसी मेटल का मिक्सचर होते हैं ना बेटा, तो इनको अमलगम्स कहते हैं। अमलगम, अमलगम ये। अरे जो जो आपकी जो टूथ वगैरह की फिलिंग की जाती है, दांत में अगर कुछ हो जाए तो फिल करता है ना जो डेंटिस्ट होता है, सो मर्क्यूरी के साथ पेस्ट बनाता है। जैसे सिल्वर का पेस्ट बना दिया या गोल्ड का पेस्ट बना दिया, तो वो जो पेस्ट होते हैं उनको अमलगम कहा जाता है। सिल्वर अमलगम, गोल्ड अमलगम, कॉपर अमलगम, जिंक अमलगम। अच्छा, अब्दुल कह रहा है कि सर अल्कोहल प्रिपेयर हो सकते हैं क्या रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, बिल्कुल। आगे अल्कोहल में यही बात करेंगे हम, क्योंकि अल्कोहल से नेक्स्ट चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करा के अल्कोहल बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करा के भी अल्कोहल बना सकते हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। बट ये है कि रिड्यूसिंग रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, तो वो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हम डिबेट हो जाएंगे टॉपिक से। अच्छा, आकाश कह रहा केंद्रित, पता नहीं बेटा। रेनू बेटा ये सारे असाइनमेंट बच्चा वो वेबसाइट पे मैं अपलोड कर देता हूँ, मतलब मेरी टेक्निकल टीम अपलोड कर देती है बेटा, मैं उनको दे देता हूँ। सो आप वेबसाइट पे जाइए, आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा। और आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी बहुत बार बात हो चुकी है रेनू बेटा, आपको मैं इतनी बार यहाँ से ऑफिस से कॉल करवा चुका हूँ। आप एक बार में बेटा उनसे सब कुछ पूछ लो कि कैसे कैसे क्या चीज होता है बेटा। तो वेबसाइट पे जाओ, रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा होगा, कोर्स परचेज किया होगा, मंथली कोर्स जो डिस्प्ले होते हैं 1 ही रुपए का तो है। अभी तो मार्च तक तो सबको 1 ही रुपए फ्री में ही है ऑलमोस्ट सब कुछ बेटा। तो जाके आप वहां से डाउनलोड कर लो बेटा, वहां पर अवेलेबल है। नोट हो गया बेटा सबका? क्लीमेंसेंस रिडक्शन और वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, ये अल्डिहाइड कीटोन पे काम में आते हैं। ठीक है, ये दो स्पेसिफिक बताने थे अल्डिहाइड कीटोन के लिए। अच्छा, एक बेटा हम प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अलग से ले लेते हैं। सो नेक्स्ट प्रिपरेशन लेके चलेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बेटा ये रिडक्शन नहीं होता, ये रिडक्शन वाली प्रिपरेशन नहीं, इसलिए मैंने फ्रॉम बोला, सिंपल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं तो मैं बोलता बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए रिड्यूसिंग रीजेंट तो हमने लिख लिया था बेटा, वही जो कॉमन वाला लिया था, रेड फास्फोरस HI। उसके अलावा और कुछ नहीं है बेटा। या इससे एक और तरीके से आप एल्केन बना सकते हो, लेकिन वो रिडक्शन का तरीका नहीं बेटा। बस अब रिडक्शन के तरीके खत्म हो गए, बंद। रिडक्शन का तरीका अब कुछ नहीं बचा। हमने जनरली देखा जाए तो सारे चैप्टर की बात कर ली, रिडक्शन रिडक्शन आपको बोला था ना बेटा कि ये सीक्वेंस या रिडक्शन का सीक्वेंस पूरा होने के बाद कुछ दो चार रिएक्शंस हम स्पेसिफिकली अलग से भी स्टडी करेंगे, जो प्रिपरेशंस हैं एल्केन की। तो अब एक तरह से कहना चाहिए उनकी स्टार्टिंग हो चुकी है। सो एनीवेज, ये अभी जैसे लास्ट टॉपिक से भी एक और प्रिपरेशन होता है, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और होता कैसे है ये मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं बेटा ब्रैकेट में, दिस इज कॉल्ड बाय डी कार्बोक्सिलेशन। इसको कहते हैं बेटा डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेट करने का मतलब है कि उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा देना। आपको पता है कि डी का मतलब क्या होता है, कल समझा रहा था मैं, किसी के आगे डी लग जाए तो इसका मतलब उसका रिमूवल है, उसको कंपाउंड से हटा देना है। तो कार्बोक्सिलिक पार्ट को किसी तरीके से कुछ सुटेबल रिएजेंट लेके हम वो हटा देते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाएगा तो बचा जो कार्बन पार्ट होगा वो नॉर्मल एल्केन के जैसा बिहेवियर करेगा, सिंपल एल्केन बन जाएगा आपके पास। जल्दी से हेडिंग लिखो बेटा, by decarboxylation from carboxylic acid, decarboxylation from carboxylic acid। नोट हो गया बेटा?
देखो 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 देखो, इस रिएक्शन का क्या है, रिएक्शन वैसे तो काफी फेमस रिएक्शन है, पता नहीं कहीं 9th 10th में भी रिएक्शन पड़ी है क्या। देखो मैं लिखता हूं, आपको कुछ याद आएगा तो मुझे बताना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH। बेटा आप आर से मत डरा करो, आर का मतलब कार्बन लगा लो अगर कोई प्रॉब्लम है, मिथाइल इथाइल कुछ भी लगा लो, उससे हमें करना क्या है बेटा। यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप है, बस आप ये समझो। इतना आइसोमेरिज्म में आपको डिस्कस करा दिया था कि अब एल्काइल ग्रुप से डर नहीं लगना चाहिए। तो वो एल्काइल ग्रुप डिस्प्ले क्यों कराना है, लिखना क्यों है कि वो क्या चीज है, वो कुछ भी हो जाए, हमें तो मेन बस फंक्शनल ग्रुप पर फोकस करना है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डी कार्बोक्सिलेट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले बेटा इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखो भाई, नोट नहीं करो, नोट नहीं करो, सब यहां फोकस करेंगे, फोकस करो यहां पर, बाद में नोट करना जब मैं बोलूंगा बेटा। ये एसिड है और NaOH क्या है, बेस है। सो पहला रिएक्शन सिंपल एसिड और बेस के बीच में होगा। कैसे होगा, सिंपल, आपको पता है कि एसिड अपना H हटा देता है, बेस अपना OH देता है, और दोनों मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। ये तो पता होगा सबको, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट बनता है। तो देखो सॉल्ट बना देते हैं वहां पर बेटा। पहले स्टेप में तो यहाँ पर सॉल्ट बनता है, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो मैंने वो कंपाउंड बनाया जिससे आगे एल्केन बनेगा। अब मेन ये कंपाउंड हमें चाहिए, यानी हमें चाहिए सोडियम सॉल्ट। ये बन गया बेटा हमारा सोडियम सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने सोडियम सॉल्ट में चेंज हो गया। जैसे एसिटिक एसिड का सॉल्ट बनाओगे तो सोडियम एसिटेट नाम हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड का सॉल्ट बनाओगे तो सोडियम प्रोपियोनेट नाम दे सकते हो, या सोडियम प्रोपेनोएट भी बोल सकते हो। ऐसे सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम पेंटेनोएट, मीन से सोडियम सॉल्ट तैयार हो गया। अब ये सोडियम सॉल्ट फिर से NaOH से रिएक्शन करता है, बचे हुए Na से रिएक्शन करता है। देखो अब मेन रिएक्शन ये है, ये पहला वाला स्टेप तो मैंने ऐसे लिख दिया, यानी बुक में तो देखा जाए डायरेक्टली यहां से लिखते हैं, वो सीधे बस स्टेटमेंट ले देते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को यूज किया जाता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया सोडियम सॉल्ट बनता है कैसे है बेटा। इसी की रिएक्शन फिर से होती है बचे हुए NaOH के साथ। अब इसमें जो है कैटेलिस्ट यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा ऐसे भी तरीका होता है लिखने का, अरे ये 11th 12th में सब चलता है, आप लोग पता नहीं 9th 10th में हो सकता है कुछ ना ऐसे पढ़ा दिया हो कि बेटा एरो के ऊपर हमेशा कैटेलिस्ट लिखते हैं। बेटा यहाँ सब चलता है, ये कैटेलिस्ट नहीं है, ये एक्चुअल में इसके साथ रिएक्शन करेगा, और कैटेलिस्ट को मैंने नीचे लिख दिया। चाहो तो कुछ लोग यहाँ पर स्लैश बना के CaO लिख देते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कैटेलिस्ट भी तो रिएक्शन करते हैं ना, लेकिन वो बात है कि रिएक्शन यानी जो भी उनका काम हो रहा है वो अपना काम पूरा करके वापस आ जाते हैं। तो यहाँ 11th 12th में सबको एकदम समान नजरों से देखा जाता है, ये डिफरेंशिएट नहीं करते कि अरे भाई कैटेलिस्ट है इसको एरो के ऊपर बैठाओ, बाकी एरो के ऊपर नहीं बैठ सकते, कहीं भी कुछ भी लिख दो यार, सब चलता है ऐसा। तो देखो इसके साथ NaOH का रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, यहां से ये चीज यहां से अलग हो जाती है। देखो कितना पार्ट अलग हो गया, पहचानो जरा ये क्या अलग हुआ है। जो अलग हुआ मैं उसको एक साथ लिख रहा हूं, Na के दो एटम हो गए, Na प्लस Na, दिख रहा है ना सबको, Na ऑक्सीजन चेक कर लो कितने हो गए, CO3। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये पार्ट आपस में कंबाइन होकर अलग हो जाता है। अब ये मत पूछना सर कैसे होता है, अरे वो मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं आपको, मैं तो खाली आपको वे समझा रहा हूं जिससे आप याद रख सकते हो। मैकेनिज्म नहीं है बेटा ये जो है, ये खाली एक रिएक्शन को याद करने का तरीका, ऐसे हटा के Na2CO3 अलग कर देना है। उसके बाद ये R बचा, इसकी वैलेंसी यहां से टूट गई थी, तो ये वैलेंसी H पूरा कर देता है, तो ये RH मिलकर आपस में क्या बन गया, ये एल्केन बन गया। खाली R जो है एल्केन नहीं, R तो एल्काइल है, एल्काइल पर H चाहिए होता है ब्रोकन वैलेंसी को सेटिस्फाई कराने के लिए, ये एल्केन बन गया बेटा। इस प्रोसेस का एक नाम होता है, अब जरा याद करो कहीं आपने 9th 10th में ये प्रोसेस पढ़ी है क्या, लिख भी लो, चलो सबके सब नोट कर लो, नोट करेंगे पहले सबके सब, और किसी को इस प्रोसेस का नाम अगर पता है तो मुझे मैसेज करके बताओ, किसी को इस प्रोसेस का नाम पता है तो मुझे मैसेज करके बताओ। आकाश सोडियम एल्कोक्साइड कहीं भी नहीं बेटा, सोडियम एल्केनोइड बोलते हैं बच्चा, इसको गलत मत करना बेटा, सोडियम सॉल्ट या सोडियम एल्केनोएट। एल्कोक्साइड बेटा वो अल्कोहल से बनता है, सोडियम एल्केनोएट कहा जाता है उसको। एल्क का मतलब, अब जैसे मेथ होगा तो मिथेनोएट, एथ होगा तो एथेनोएट, प्रॉप होगा तो प्रोपेनोएट बोल देंगे उसको।
रेनू नहीं बेटा, ये वुड्स रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ देखो, लाफ्टर ने एक नाम लिखा है, दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम प्रोसेस। इसको कहते हैं सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा और लाइम दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको रिएक्शन में, मतलब ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, सोडा साइंटिस्ट और लाइम साइंटिस्ट, अरे ये कंपाउंड के नेम के बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया है। कहां है सोडा, कहां है पे लाइम, देखो पहचानो पहचानो, अरे ये रहा सोडा, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडा बोला जाता है। और ये क्या है आपके पास, CaO, इसको क्या कहते हैं, लाइम कहते हैं। लाइम होता है ना कैल्शियम ऑक्साइड बोला, लाइम लाइम, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। तो सोडा लाइम यानी प्रोसेस का नाम ही लोगों ने सोडा लाइम प्रोसेस रख दिया है, सोडा लाइम। तो हेडिंग में अगर कहीं पर जगह है तो लिख दो, नहीं तो कहीं भी लिख दो, हाईलाइट कर देना, सोडा लाइम प्रोसेस, सोडा लाइम प्रोसेस। नहीं विक्रांत बेटा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं होता बच्चा, ये कैनिजारो रिएक्शन तो बेटा बहुत बाद में आगे चल के आएगा, वो अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन होती है बेटा। सोडा लाइम प्रोसेस, नोट कर लो बेटा इसको, सोडा लाइम प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में हो क्या रहा है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड अपना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड इससे रिमूव हो जा रहा है, कार्बोक्सिलिक पार्ट रिमूव हो जा रहा है, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन जनरली बस मेथड का नाम हो गया, लेकिन रिएक्शन को सोडा लाइम रिएक्शन कहा जाता है। बड़ी फेमस रिएक्शन है, पता नहीं 9-10 का होना चाहिए कहीं ना कहीं, मुझे लगता है शायद होता है ये सोडा लाइम प्रोसेस। अब इतना नहीं पता बेटा 9-10 का, मुझे आइडिया नहीं सिलेबस का, बट कुछ स्टूडेंट ही मेरे बता रहे थे कि सर हमने पढ़ रखी है रिएक्शन। नोट किया बेटा सबने। अब यहां पर एक बात जरा ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जाम्पल लेकर चीजों को समझा रहा हूं। देखो मेन बात तो आप समझ गए होंगे बेटा कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट चाहिए। सपोज करो कि मैं एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट यूज करता हूं, इसको कहेंगे सोडियम एसिटेट। क्या नाम हो गया बेटा इसका, सोडियम एसिटेट, एसिटेट, एसिटिक का एसिटेट कर दो, या आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग करना है, O8 करके करना है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सोडियम कितना वेट, 1 2 दो कार्बन है तो इसको इथेनोएट कह सकते हो, इथेनोएट, दोनों करेक्ट है बेटा भी, सोडियम इथेनोएट। इस पर सोडा लाइम प्रोसेस करानी, तो ये ले लिया मैंने सोडा और ये ले लिया मैंने लाइम, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट यहां से अलग हो जाएगा, सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक पार्ट हटा देना है बस, ये रहा, यहां से कार्बोक्सिलिक पार्ट तोड़ देना है बेटा। Na2CO3 अलग हो गया, यहां पर Na2CO3 अलग हो गया, बच क्या गया, देखो बचा हुआ पार्ट जो है, अच्छा ये सॉरी सॉरी ओ रह गया भाई, ओ रह गया, एक मिनट एक मिनट, ये यहां से ब्रेक डाउन होगा ना बेटा, यहां से ब्रेक डाउन होगा, Na2CO3 CH3 और H आपस में कंबाइन होके क्या बना दिए, CH3 और H आपस में कंबाइन होके क्या बना दिए, मीन CH4, मीथेन बन गया यहां से। कुछ खास बात नजर आ रही है इस रिएक्शन में और इससे पहले जो रिएक्शंस थी, मतलब रिएक्शंस तो अलग अलग हैं, कुछ एक स्पेशल बात पे मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं, जरा कार्बन पे ध्यान दो जरा। यस आकाश ने बड़ी अच्छी बात देखी कि ये स्टेप डाउन रिएक्शन होगा। स्टेप डाउन रिएक्शन का मतलब समझे बेटा, कि जितने कार्बन का आपने ओरिजिनल कंपाउंड लिया है रिएक्शन को कराने के लिए, उससे एक कम कार्बन का एल्केन बनेगा। देख लो ध्यान से, मैंने दो कार्बन दो कार्बन का मैंने यहां पर जो कंपाउंड लिया था, सोडियम सॉल्ट लिया था, एक कार्बन और दूसरा कार्बन कार्बोक्सिलिक का कार्बन था, लेकिन जब एल्केन बना तो एक कार्बन रह गया, नेचुरल सी बात है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन करने में एक कार्बन तो गायब हो ही जाना है बेटा। तो अगर दो कार्बन का ओरिजिनल कंपाउंड होगा तो एक कार्बन का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तीन कार्बन का अगर ओरिजिनल कंपाउंड होगा तो दो कार्बन का एल्केन बनेगा, यानी एल्केन जो बनता है एक कम नंबर ऑफ कार्बन का बनता है। एल्केन बनने में क्या होता है बेटा, एक कार्बन की कमी आ जाती है, इसको स्टेप डाउन प्रोसेस कहा जाता है। सो जरा इस बात को यहां पर नोट करना है, नोट करेंगे सबके सब, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे सबके सब बेटा। इन दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लिखो बेटा लिखो, इन दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन
formed alkane has one lesser number of carbon, one lesser number of carbon, इसको चाहे तो अंडरलाइन कर लो बेटा। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जितने कम कार्बन का ओरिजिनल कंपाउंड दिया है उससे एक कम कार्बन का एल्केन बनेगा, वन लेसर नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन इससे पहले जितनी भी प्रिपरेशन आई थी मैंने सीधे कहा था जितने कार्बन का कंपाउंड है उतने कार्बन का एल्केन बना दो, डायरेक्ट बना दो, ओ हटाओ या जो भी कुछ हटना था अल्टीमेटली उतने कार्बन का एल्केन बना दो। इसमें एक कार्बन कम हो जाएगा, इसमें एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये चीज बताना है कि भाई अगर फॉर्मिक एसिड पर डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, फॉर्मिक एसिड पर सोडा लाइम प्रोसेस अगर कराते हैं, पहले ठीक है इसका सोडियम सॉल्ट आप बना लेना या अज्यूम कर लो इसको, तो बताओ इससे क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड से क्या बनेगा, मैं वेट कर रहा हूं। फॉर्मिक एसिड से क्या बनेगा, पहले फॉर्मिक एसिड से सोडियम सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट फिर से रिएक्शन करके फाइनली क्या बनाएगा मुझे ये बताओ। यस आकाश, विजित और बाकी लोग बेटा जल्दी से देखो, डीकार्बोक्सिलेशन कराओ, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा दो बेटा जल्दी से। इसको पहले सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दो, चाहे तो मैं यही चेंज कर देता हूं, सपोज H हटा के मैं यहीं पर Na लगा देता हूं। चलो सीधे स्टार्ट करते हैं, ये Na है। अब यहां पर Na2CO3 हटा देना है, यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां से तोड़ देना है। Na2CO3 हट गया तो इसमें H बचा और ये H देखो, ये बाई चांस की बात है कि इसमें एल्काइल ग्रुप नहीं था बेटा, H था, तो H और H मिलके क्या बन गई, ये सिंपल क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई, प्लस Na2CO3 अलग हो गया। यानी बेटा ये बात भी ध्यान रखनी कि इसमें अगर फॉर्मिक एसिड आपने ले लिया, सबसे छोटा वाला एसिड ले लिया, तो उससे बेटा एल्केन नहीं बनता। अभी जल्दी से पूछ सकता है कोई कि भाई बाय यूजिंग फॉर्मिक एसिड इन ए सोडा लाइम प्रोसेस विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तो आपको ये नहीं होना चाहिए सोडा लाइम से तो एल्केन बनते थे, नहीं, फॉर्मिक एल्केन नहीं बनाता बेटा, ये बाई चांस की बात है, ये हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्योंकि है ही नहीं एल्केन बनाने के लिए कार्बन, उसमें एक ही कार्बन था और वो कार्बोक्सिलिक का कार्बन था, वो तो टूट गया, उसमें से चले गया, तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, इसमें एक ही H2 बनेगा बच्चा, आकाश विक्रांत बेटा एक ही H2 बनेगा, ठीक है, हाँ H2 प्लस Na2CO3, समझ में आ गई बात सबको। तो फॉर्मिक एसिड का यूज करके एल्केन नहीं बनाना, हाइड्रोजन बनाना है। अच्छा कुछ एक दो पॉइंट बता दूं इस रिएक्शन के बारे में बेटा, जैसे देखो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रोल क्या होता है, ये सिर्फ इस काम के लिए लिया गया कि ये NaOH को ड्राई मेंटेन रखता है, सूखा मेंटेन रखता है, ड्राई। कैल्शियम ऑक्साइड चूना, लाइम बोलते हैं ना, हिंदी में इसको चूना कहा जाता है। भाई लाइम क्या होता है, लाइम का काम होता है कि जल्दी से जो पानी को एब्जॉर्ब कर देना, किसी भी चीज में लाइम डालोगे तो उसको सुखा देगा, ड्राई कर देगा बेटा। जो हम बोलते हैं ना कि चूना अगर पड़ गया किसी पे, स्किन पे पड़ गया तो काट देता है, बेसिकली काटता नहीं, वो स्किन से भी पानी निकाल देता है, इतना स्ट्रॉन्ग जो है अल्टीमेटली पानी एब्जॉर्बिंग एजेंट है। सो ये NaOH अगर इसमें वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर होगा तो अल्टीमेटली वो वाटर NaOH को रिएक्शन करने से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस पूरे कंडीशन को ड्राई मेंटेन करने के लिए बेटा, इस पूरी कंडीशन को ड्राई मेंटेन रखने के लिए उसमें चूना अम्नी से लाइम मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, बाकी कोई रोल नहीं है इसका बेटा, बस इतना रोल है। तो जरा लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे सबके सब नीचे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड लिखो लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड CaO is used in the process to maintain a dry condition, to maintain a dry condition, to maintain dry condition। हाँ आकाश बेटा आप क्या कह रहे हैं कि इसमें भी रिडक्शन, नहीं बेटा रिडक्शन नहीं बोलेंगे इसको, रिडक्शन तो साफ साफ तब होता है जब कार्बन कम या ज्यादा नहीं होते,
उतने कार्बन मेंटेन करके बस O हट जाता, H लग जाता। ऐसा तो नहीं हुआ ना बेटा, आप ही ने बोला कि स्टेप डाउन प्रोसेस है, तो कंपाउंड का एक कार्बन बेचारा कट के अलग हो गया। तो सेम कार्बन मेंटेन करते हुए अगर कोई कंपाउंड बनता तो मैं एक बार को आपकी बात मान लेता बेटा। स्टेप डाउन हो गया तो इसको रिडक्शन नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि जो भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस होती है उसमें स्टेप डाउन या स्टेप अप नहीं होता। मींस कार्बन की ना तो कमी आती है ना कार्बन का इंक्रीमेंट आता है। ओके अच्छा, एक और चीज बता दूं बेटा, अरे बस एक छोटी सी चीज सुन लिया करो, जितनी बात बता रहा हूं सुनो 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 सुनो। एक जस्ट इंटरमीडिएट बता दूं इसका, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं पूरा, बस कम से कम इंटरमीडिएट तो याद रखो। बाकी कभी मैकेनिज्म वगैरह अगर पढ़ानी होगी तो कार्बोक्सिलिक में पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा तो समझ लो। पूछे दिया उन्होंने कि बताओ भाई कि कौन सा एसिड फास्ट रिएक्शन करेगा तो क्या हो करोगे। आपको बोला था मैंने कि अगर रिएक्टिविटी को कंपेयर करना तो इंटरमीडिएट के बेस पे चेक करना, जिसके इंटरमीडिएट पे पेन कम है, इंटरमीडिएट पे चार्ज डेंसिटी कम है, वो जल्दी से आगे बढ़ना चाहेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ना चाहेगी। तो बेटा रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितना हो सके जहां जहां जो चीज का डिस्कशन हो सकता है जिसका इंटरमीडिएट कम से कम हमें पता होना चाहिए। So, इस रिएक्शन में मैं आपको सिर्फ इंटरमीडिएट बताता हूं। देखो क्या बनते हैं बेटा, होता क्या ना इसमें एक्चुअली, जैसे ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, मतलब उसका सोडियम सॉल्ट था। तो सोडियम सॉल्ट इतना तो सबको पता है कि बेसिकली बेटा जो O और Na होता है इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ये O नेगेटिव और Na पॉजिटिव होता है। ये तो होता है सोडियम सॉल्ट। अरे सॉल्ट कोई भी हो, जैसे NaCl है, छोटी छोटी बात पे तुम कंफ्यूज कर जाते हो। NaCl है, वो भी तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में रहता है। कोई भी सॉल्ट हो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में रहता है, मैंने ऐसे क्या खास बोल दिया इसमें। अब देखो होता है क्या कि जब रिएक्शन होती है तो पहले इसमें से जो है यहां से ये पार्ट अलग हो रहा है, ये तो आप देख रहे हैं बेटा। तो ये डीकार्बोक्सिलेट पार्ट जब अलग होता है तो ये अपना माइनस इसको प्रोवाइड करा देता है, अपना माइनस इसको प्रोवाइड करा देता है। अगर मैं पूरा बॉन्ड टूटने की प्रोसेस समझाऊं, इसमें समझा दूं क्या? अब परेशान मत होना, समझा देता हूं, जब बात आएगी मुंह पर तो समझा ही देता हूं। देखो थोड़ा सा बस, अरे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखो। जैसे ये आपका ये इधर डाउन हुआ तो ये चार्ज ये बॉन्ड बनके यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। तो यहां से ये CO2 पार्ट अलग हो जाता है। अब ये CO2 पार्ट जो अलग होता है अल्टीमेटली वो NaOH से रिएक्शन करके Na2CO3 बनाता है। इस तरीके से बनता है, इन्हें डायरेक्ट Na2CO3 नहीं बनता बेटा, ये CO2 की फॉर्म में। देखो नहीं क्या है, अरे देखो ध्यान से, CO2 तो है बेटा, ये CO2 की फॉर्म में अलग होगा। तो यहां से C के ऊपर नेगेटिव यानी CH3 नेगेटिव इसमें से अलग होता है और इसी को कहा जाता है इसका इंटरमीडिएट। तो जो भी एल्काइल ग्रुप लगा है उस एल्काइल ग्रुप के कार्बन पर नेगेटिव लगा देना, वो इंटरमीडिएट बनेगा इसमें। तो इसके मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ बस इंटरमीडिएट बता रहा हूं, अभी आप लोग को बेटा पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, हल्का सा मैंने बस हिंट दे दिया है आपको, हल्का सा हिंट दे दिया है। क्योंकि अभी कोई बात नहीं, फ्रेश क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी ऑर्गेनिक की, तो आप डरो ना, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा ध्यान रखता हूं इस बात का। तो पूरी रिएक्शन के मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे बाद में 12th में जाके, बाद में वहां बात कर लेंगे बेटा। तो इंटरमीडिएट क्या बनता है कि कार्बोक्सिलिक पार्ट CO2 की फॉर्म में अलग होता है, बचे हुए कार्बन या एल्काइल पार्ट के ऊपर नेगेटिव आ जाता है, ये इंटरमीडिएट बनता है। नोट कर लो इसका इंटरमीडिएट, नोट कर लो इसका इंटरमीडिएट। यानी जो भी कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा होगा ना बेटा उस पर नेगेटिव दे देना है। इंटरमीडिएट नोट कर लो। हाँ आकाश, यस, कार्बे एनायन इंटरमीडिएट बनता है, ये मेरा पर्पस था बताने का कि एनायन इसमें इंटरमीडिएट बनता है, कैटायन नहीं बनता या फ्री रेडिकल नहीं बनता, ये आयनिक मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है आपका। कार्बे एनायन इसमें इंटरमीडिएट बनता है, कार्बे एनायन इंटरमीडिएट बनता है। बस इंटरमीडिएट लिखा रहा हूं और कुछ नहीं लिखा रहा हूं। तो इसमें सीधी सी बात ये आती है कि जब हमें रिएक्टिविटी निकालनी होगी कि भाई अलग अलग एसिड्स दिए हैं, तो रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अरे यही तो बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब रिवाइज नहीं करोगे बेटा तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, जितना उसका पेन कम होगा, चार्ज कम होगा, एक ही बात है, स्टेबिलिटी बोलो या लो चार्ज बोलो, ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका मतलब लो चार्ज डेंसिटी।
लो चार्ज डेंसिटी, सारी बातें बेटा मैंने जीओसी में लिखवा रखी हैं आपको, लो चार्ज ऑन इंटरमीडिएट। तो अल्टीमेटली मेन कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, मेन कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। इस बात को भी लिख लो, लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, नोट करो इसको, इसको बॉक्स में अच्छी तरह से हाईलाइट करो इसको, इस बात को बेटा। रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है, लिखो जल्दी से इसको। नोट किया बेटा? अब मैं क्वेश्चन दे दूं, देखो, चलो क्वेश्चन लिखेंगे, लिखेंगे अरेंज फॉलोइंग, आप पूरा लिखो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हो, रिएक्टिविटी हटा दो, डीकार्बोक्सिलेशन भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डीकार्बोक्सिलेशन, एक एसिड है हमारे पास एसिटिक एसिड, दूसरा एसिड है हमारे पास नाइट्रो एसिटिक एसिड, और तीसरा एसिड है हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड। ये तीन एसिड हैं, ये तीन एसिड हैं बेटा। इन तीनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन में अरेंज करना है। नोट करो और मुझे आंसर बता दो बेटा, सबका आंसर आना चाहिए। स्नेहा बेटा बहुत लेट आई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे एक ही रिएक्शन हुई आज? नहीं, अच्छा वो वर्ल्ड कृष्णा वाले भी बताते बेटा, टाइम बहुत लग जाता है, वही प्रॉब्लम है, क्या बोलूं बेटा, पढ़ाते पढ़ाते टाइम पता नहीं चल पाता है। अरे जल्दी से करो, फिर आगे भी रिएक्शन करनी बेटा, जल्दी से करो, निपटाओ इसको फटाफट। विजित ने आंसर ड्रॉप किया है 213, ओके बेटा। लाफ्टर भी कह रहा है 213, अच्छा बाकी क्या कह रहे हैं? जल्दी से नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव आयन बनाओ, नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी चेक करो। विक्रांत का भी आंसर 213 है, मैं चेक करूं, देखो क्या होगा। आपने COH को हटाया, नेगेटिव बनाया, COH को हटाया, नेगेटिव बनाया, COH को हटाया, नेगेटिव बनाया। ये तो इंटरमीडिएट बताया था आपको कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटा दो, उससे डायरेक्टली जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव लगा दो। अब कौन सा नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है बेटा? अरे ये तो बता रखा है, ये देखो यहां पर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, -I इफेक्ट दिखा रहा है ये आपका। तो ये -I इफेक्ट दिखाकर इसका पेन कम कर देगा, चार्ज खींच लेगा थोड़ा सा। ये कुछ नहीं कर रहा, चलो एक ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, इसके सर के ऊपर ऐसे बैठा रहेगा। ये उल्टा कर रहा है, इसका जो पड़ोसी एक एक्स्ट्रा कार्बन है इसका पेन बढ़ा देगा, ये +I इफेक्ट दिखाता है, आप सबको पता है कार्बन पार्ट एल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट दिखाता है, तो उसने इसका पेन और बढ़ा दिया। तो देखा जाए तो सबसे कम ये पेन रिलीवर है, इसके लिए पेन रिलीवर, पेन को इसने इसके कम कर दिया है। तो ये सेकंड वाला कंपाउंड सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड तो थोड़ा पेनफुल हो रहा है, तो ये सबसे स्लो हो जाएगा बेटा। तो 213 बिल्कुल करेक्ट है। तो विजित, लाफ्टर, विक्रांत, नजीम, रेनू, स्नेहा, यस बेटा, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है 213। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन। देखो पर्पस ये थोड़ी ना बेटा कि हमें सर खाली मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बस रट्टा मारना है बेटा, एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, यानी जीओसी, इसलिए तो मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि बिना जीओसी के आगे चैप्टर नहीं हो पाएंगे बेटा। एक रिएक्शन पूरा करके दिखाएंगे भाई, अभी भी मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं पहले सेटिस्फाई हो जाए कि आप लोगों को सब समझ में आ गया है। एक रिएक्शन पूरा करके दिखाएंगे। ये कंपाउंड दिया है
और इसके आगे लिखा हुआ है NaOH CaO, हीट किया जा रहा है। हीट ठीक है, हीट तो जनरली सब में होता ही है, कोई बात नहीं। चलो प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे मुझे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे क्या बनेगा। हाँ इसने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल बेटा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट लगेगा। विक्रांत ने आंसर ड्रॉप किया है। रेनू बेटा आप पहले पुराने वाले सारा कुछ रिवाइज करो बच्चा, पुराना सब कुछ रिवाइज करो। जीओसी आइसोमेरिज्म को जब तक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस के साथ नहीं करोगे बेटा, तो अब ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी बेटा। आकाश ने आंसर ड्रॉप किया है। हाँ विक्रांत ठीक है बेटा, दूसरा कंपाउंड मतलब मुझे मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बता दो, ठीक है बेटा, मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बता दो। अच्छी बात है, विक्रांत ने दोनों प्रोडक्ट बता दिए। स्नेहा भी कह रही है साइक्लोपेंटेन, लाफ्टर भी साइक्लोपेंटेन, विजित भी, रेनू भी और स्नेहा भी। रेनू ने आंसर दिया तो है भाई, क्यों बोल रही कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया, यहां से हट गया। बस हमें क्या करना है, हमें देखा अरे ये तो सोडा लाइम है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो समझ जाना सोडा लाइम प्रोसेस, कुछ नहीं करना है, इसको हटा दो बस, बस गया काम से। एच एच लग जाएगा, वैलेंसी पूरा कर लेगा, एच ही तो लगाना, अपने आप कंपाउंड पूरा कर लेगा, ये बन गया कंपाउंड साइक्लोपेंटेन। तो कंपाउंड को देखकर डरना नहीं है बेटा, इतने फालतू फालतू टाइप के कंपाउंड एंट्रेंस एग्जाम में आते, कुछ भी आ जाएगा, ऐसे 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 दे देंगे और आगे लिख देंगे NaOH और आप देखकर वैसे एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग खराब रहता है। मेरे जैसे चश्मा लगा रहे हो, चश्मा पटक दोगे, यार क्या रिएक्शन आ गया, ये जो है क्या कंपाउंड दिया था सर, कंपाउंड ऐसा लग रहा था जैसे सब चीज नाच रही है, डांस कर रही, कुछ समझ में नहीं आ। अरे कुछ नहीं है, क्या करना है बेटा, कभी कंपाउंड देखकर मत डरना। ये कार्बन ये उल्टे सीधे लगा के खाली डराने के लिए लगाते हैं, आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है। आपने देखा ये तो कार्बोक्सिलिक वाला कंपाउंड है, फिर एरो पे लिखा हुआ देखा या इसके आगे लिखा हुआ देखा, अब निकाल रही है तो सोडा लाइम है, कार्बोक्सिलिक है, सेटिस्फाइड है सारी कंडीशन, सोडा लाइम प्रोसेस। तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, COH गया काम से, बस बचा हुआ प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हो गया सिंपल। आगे बात समझ में बेटा जो, ओके। हाँ बेटा आकाश बिल्कुल, अभी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताया, तो 3 डिग्री का जब नेगेटिव आयन बनेगा बेटा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इतना बढ़ जाएगा कि रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है उसको, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा तुझे। 3 डिग्री का नेगेटिव आयन की तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली उस पर रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है बेटा। यस स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, मतलब मेन ये समझो कि वो 3 3 एल्काइल ग्रुप जब प्लस आई लगाएंगे तो उसका पेन बहुत बढ़ा देंगे। मैं आकाश के डाउट का आंसर दे रहा हूं बेटा। विवेक ओके बेटा, काफी लेट आ रहे हो बच्चा, ठीक है। चलो क्लियर हो गया सब कुछ बेटा आप लोगों को। अब आगे चलें भाई, रिएक्शन चेंज करा जाए। देखो बेटा यहां तक तो वैसे देखा जाए चैप्टर बाय चैप्टर ही सीक्वेंस चल रही थी, ये थोड़ा सा अलग रिएक्शन आई थी। मैं फिर से एक बार बता दूं क्या हुआ था। एल्कीन के रिडक्शन से एल्केन बनाया, बोलो मेरे साथ साथ, एल्काइन के रिडक्शन से एल्केन बनाया, फिर एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से एल्केन बनाया, फिर अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब का एक साथ कॉमन रिडक्शन कराया, कॉमन रिड्यूसिंग रिएजेंट लिया। फिर अल्डिहाइड कीटोन के लिए एक स्पेशल रिएजेंट पे लिया, एक तो था क्लीमेंसन्स वाला और एक था वोल्फ किश्नर वाला, याद आ गया ना बेटा जो, उन दोनों का अलग से लिया था हमने। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पे एक डिफरेंट टाइप की भी प्रोसेस हमने पढ़ी, जो कि रिडक्शन नहीं होती, स्टेप डाउन प्रोसेस होती है, इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, लेकिन रिएक्शन बड़ी इजी होती है, हमें सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटा देना है, बस कुछ नहीं करना, सोडा लाइम प्रोसेस कहते हैं। अब बेटा कुछ स्पेशल रिएक्शंस लेके चलते हैं, यहां तक तो नॉर्मल चीजें होगी। स्पेशल रिएक्शंस का मतलब क्या है बेटा, आगे जो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेने वाले हैं, मतलब मैं रिएक्शन बोल रहा हूं बेटा, याद रखना ये अभी एल्केन की रिएक्शन नहीं है, ये एल्केन की प्रिपरेशन चलनी है, अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही है। मेरे मुंह से बार बार रिएक्शन निकल जा रहा है, क्योंकि सब एक तरह से रिएक्शंस ही है बेटा। सो एल्केन की अब कुछ स्पेशल टाइप की हम प्रिपरेशंस लेके चलने वाले हैं बेटा। अब जो आने वाली प्रिपरेशंस हैं, ज्यादा नहीं है बट ये मोटा मोटा आप याद रखोगे, 4 प्रिपरेशंस बताऊंगा अब जो बची हैं। इन चारों प्रिपरेशंस में बेटा हायर एल्केन बनेंगे, मींस ये स्टेप अप होंगी, स्टेप अप होंगी। अभी तक आपने स्टेप डाउन सुना था ना भैया, कार्बोक्सिलिक में एक कार्बन कम हो गया था। अब जो प्रोसेस आने वाली है उसमें अल्टीमेटली रिएक्शन जो होती है वो 2 2 मॉलिक्यूल के बीच में होती है, डबल मॉलिक्यूल यूज करना पड़ता है कंपाउंड का।
तो डबल मॉलिक्यूल जब यूज करते हैं तो इस कंपाउंड का कार्बन, पहले ऐसे समझो यार जैसे समझा रहा हूं, ये बोर्ड पे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है क्या, डिस्प्ले कर देते हैं लोग जो है, तो ऐसे समझे, बिल्कुल फोकस करो मैं क्या बता रहा हूं। एक मॉलिक्यूल का कार्बन पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पार्ट आपस में वैलेंसी पूरी कर लेंगे। जैसे यहां से CH3 आ गया, यहां से CH3 आ गया, CH3 मिलकर दो कार्बन यानी इथेन बना देंगे। तो ये सारे प्रिपरेशन जो है हायर एल्केन के लिए, हायर का मतलब है स्टेप अप प्रोसेस है, इनमें जो कार्बन होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इनको हम जो है कपलिंग रिएक्शंस भी कहते हैं। इन सब रिएक्शंस को हम कॉमनली क्या कहा जाता है, कपलिंग, कपल, कपल का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होगी, कपलिंग रिएक्शंस। तो आप अब नेक्स्ट प्रिपरेशन में कैसे लिखेंगे बेटा, कपलिंग रिएक्शन, ऐसे मत लिखो फिर कंफ्यूज हो गया सर रिएक्शन स्टार्ट होगी क्या एल्केन की, इसको बाई लगा दो इसके आगे, बाई कपलिंग रिएक्शन, तो समझ जाओगे कि अभी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंटिन्यूड है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, ये एक मेन हेडिंग दे दो, बोल्ड हेडिंग दे दो, बाई कपलिंग रिएक्शंस, बाई कपलिंग रिएक्शंस, लिखो जल्दी से, बाई कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस। आकाश क्या कह रहा है कि स्कूल वाले ने सर वॉल क्रिस्टल रिडक्शन के लिए NaOH के बदले ग्लाइको, बेटा NaOH, वो मैं आपको बता, NaOH को अल्कोहल में मिलाना पड़ता है, वो मैं शायद बोलना भूल गया, उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था इसलिए मैंने बोला नहीं, मतलब स्कूल वाले थोड़ा सा मिस्टेक कर गए होंगे वहां पर बेटा, वो एक्चुअली में जो है ग्लाइकॉल या अल्कोहल में NaOH को मिलाना पड़ता है, तो अल्कोहलिक NaOH लेना पड़ता है। तो लेकिन बिना NaOH के काम नहीं बनेगा, NaOH इज मेन रिएजेंट देयर बेटा। देखो रेनू तू कितना डाइवर्ट होती है बेटा, इसीलिए तुझे ये सब प्रॉब्लम होती है। अभी क्या बात चली हो, कहां की बात पूछ रही बेटा, सर विटिक पार्शियल हाइड्रोजनेशन किस चैप्टर में है, ये आगे आएगा बच्चा, आगे आएगा, अभी विटिक प्रोसेस अभी आएगा आएगा, लेकिन वैसे मैं जो विटिक प्रोसेस आपको बताऊंगा ये काफी आधे आगे आएगा बेटा जो है, अभी नहीं। कहां की बात कहां पूछ रही रेनू, आप 12th में है क्या बेटा? हाँ ये सही है आकाश, ऐसे लिखा हुआ सही है, मतलब हाइड्रोजन OH निगेटिव मतलब NaOH, Na पॉजिटिव OH निगेटिव, लोग शॉर्ट में OH निगेटिव लिख देते हैं, बेस है बेसिकली, OH निगेटिव लिख दिया, और उसको अल्कोहल, ग्लाइकॉल अल्कोहल होता है बेटा जो, ये सही है, ये सही लिखा है जिस बुक में भी लिखा है, बिल्कुल सही बेटा। विवेक बेटा रेजोनेंस हमारा सारा हो चुका है बच्चा, पुराने GOC के एक बार नोट्स देख लेना बेटा, या मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं वहां पर बता दूंगा बेटा, ठीक है। चलो बाई कपलिंग रिएक्शंस, भाई कपलिंग रिएक्शंस स्टार्ट किया जाए, कौन कौन सी कपलिंग रिएक्शंस हैं। देखो इसमें फर्स्ट कपलिंग रिएक्शन लिखेंगे वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स बोलो, वुड्स बोलो, जो मन करता है वो बोलो। कभी भी मैं एक बात बोलता हूं बेटा, ये फालतू के प्रोनाउंसिएशन के पीछे मत पड़ना बेटा। अब ये देखो फॉरेन लोग हैं, उनके नेम का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है हमें थोड़ी ना करेक्ट पता है, ये सब फालतू बातें होती हैं, अरे वो टीचर ऐसा बोल रहा था इसको ऐसा नहीं बोलते, नहीं, ये कभी किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए बेटा। तो वुड्स बोलो, उड्स बोलो, जो मन करे वो बोलो, तो उड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन जो भी है, हेडिंग देंगे सबके सब बाई वुड्स रिएक्शन बेटा, बाई है मतलब ये सब एल्केन बनाने की प्रिपरेशंस है। देखो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, मैंने इस रिएक्शन का पहले नाम लिख दिया, ये होती क्या है बेटा, रिएक्शन समझना जरा, कपलिंग में पहली रिएक्शन है ये रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड के साथ की जाती है। मैं एक एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं, कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया, एक कार्बन का हैलाइड मिथाइल लिया, आप दो कार्बन तीन कार्बन में बार बार बोलता हूं, मुझे कार्बन से मतलब नहीं है, पर ठीक है मैंने ले लिया, कोई बात नहीं, मिथाइल क्लोराइड, फोकस करो अब यहां पर, फोकस करो, नाम लिख लिया ना, हेडिंग लिख लिया ना, अब चलो यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, मिथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे बेटा, दो मोल कह दो या दो मॉलिक्यूल कह दो, एक ही बात है, वैसे दो मोल कहना चाहिए टेक्निकली। सो एक और इसका मॉलिक्यूल मैं यहां पर लिख देता हूं CH3Cl, ठीक है मॉलिक्यूल मुंह से निकल रहा है बट वो मोल समझ लो आप, दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए, और ये सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन के लिए एक कैटेलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ड्राई ईथर, सूखा हुआ ईथर,
बता दूंगा क्या यूज होता है, वो बाद में बता दूंगा, लिख लो ऐसी, मतलब अभी मतलब आप मत लिखो, पहले मुझे पूरा करने दो, आपको नहीं लिखना, आपको नहीं लिखना, पहले मुझे पूरा करने दो। देखो क्या होता है बेटा, यहां पर Na जो है Cl तोड़ देता है, एक Na एक Cl तोड़ेगा तो एक और Cl दूसरे मॉलिक्यूल का आ रहा है, तो वैसे हमें यहाँ पर 2Na लेना चाहिए। छोटा सा बैलेंसिंग है, कोई बहुत बड़ा बैलेंसिंग नहीं है। तो 2NaCl अलग हो जाता है बेटा, 2NaCl अलग हो जाता है। अरे जब मैं बोल रहा हूं हो जाता है तो मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, मैं तो खाली तरीका पहले बता रहा हूं, मैकेनिज्म बताऊंगा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करो उसका। 2NaCl यहां से अलग हो जाएगा, मैं नीचे लिख दूं यहां पर 2NaCl यहां से अलग हो गया, और बाकी क्या बच गया, ये मतलब मैं ये प्रोडक्ट साइड बता रहा हूं आपको, प्रोडक्ट साइड में क्या बन रहा है, बाकी क्या बच गया देखो, यहां से एल्काइल ग्रुप और यहां का एल्काइल ग्रुप, ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और अटैच होके देखो यहां पर जो एक CH3 इधर से आ गया, दूसरा CH3 वहां से आ गया, दोनों मिलकर 2 कार्बन का एल्केन बना दिया। यानी हैलाइड हमारे पास 1 कार्बन का था, लेकिन एल्केन हमारे पास 2 कार्बन का बन गया, डबल हो गया यहां पर, क्योंकि एक कार्बन इसका जोड़ के आपस में 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर हैलाइड 2 कार्बन का लोगे तो बोलो जल्दी से, 2 कार्बन का हैलाइड लोगे तो कितने कार्बन का एल्केन बनेगा, 2 + 2 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। अगर 3 कार्बन का हैलाइड लोगे तो 3 यहां से यानी 6 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। पहले रिएक्शन लिख लो, फिर कुछ बातें करते हैं इसमें, चलो नोट करेंगे सबके सब रिएक्शन को, नोट करो जल्दी से नोट करो, अरे जल्दी से नोट करो। नोट किया बेटा? यस यस, आप लोगों ने आंसर ड्रॉप किए 4 6, ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। अब जरा रिएक्शन नोट करने के बाद, अब जो मैं पॉइंट बोल रहा था वो पॉइंट लिखना पड़ेगा, सुन लो फिर से, मैं क्या बोल रहा था कि जितने कार्बन का आप ओरिजिनल एल्केन लोगे, सपोज आपने n कार्बन का ओरिजिनल एल्केन लिया है, n कार्बन से उसमें, तो n कार्बन एक मॉलिक्यूल के, n कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2n कार्बन का बन जाएगा। सो एक चीज यहां पर ये देख रहे हो बेटा कि आप या तो यहां पर इथेन बना रहे हो, या फिर 4 कार्बन का एल्केन बनेगा, या फिर 6 कार्बन का एल्केन बनेगा, या फिर 8 कार्बन का, क्योंकि जितने कार्बन का हैलाइड लोगे उसके डबल हो जाएंगे। डबल का मतलब है इवन नंबर हो जाएगा। अरे नीट वालों परेशान मत होना, इतना तो पता होगा इवन नंबर ऑड नंबर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, या तो 2 कार्बन आएंगे मिनिमम, मिनिमम यहीं से स्टार्ट हो सकता है, इथेन बनेगा, क्योंकि सबसे छोटा एल्काइलाइड मैंने लिया था 1 कार्बन का, 1 से 2 बन गया। तो या 4 कार्बन का या 6 कार्बन का, यानी आप इथेन बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, हेक्सेन बना सकते हो, ऑक्टेन बना सकते हो। लेकिन अगर मीथेन बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, नहीं बन सकता। मीथेन में 1 कार्बन होता है, 1 कार्बन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मिनिमम 1 + 1 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो लिखेंगे बेटा, पॉइंट लिखना शुरू करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में बेटा, दिस रिएक्शन, this reaction forms, this reaction forms alkane of, this reaction forms alkane of even number of carbon atoms, even number of carbon atoms, even number of carbon atoms। मेरी बात समझ में आ रही बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। यानी पूछे जाए कि भाई वुर्ज रिएक्शन से कौन सा एल्केन नहीं बन सकता, तो मीथेन तो पक्का नहीं बन सकता। तो लिख लो जरा, एक और पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे बेटा, बाय दिस रिएक्शन, लिखो लिखो, बाय दिस रिएक्शन मीथेन कांट बी फॉर्म्ड, बाय दिस रिएक्शन मीथेन कांट बी फॉर्म्ड।
आकाश रुक जा बेटा, आगे के मैसेज मत कर बच्चा, तो 12th का स्टूडेंट है, अभी 11th वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। रुक जा बेटा, रुक जा, मुझे बताने दे, ठीक है, मैं बता रहा हूं अभी कुछ। आपने लिखा बेटा सबने, बाय दिस रिएक्शन मीथेन कांट बी फॉर्म्ड, मीथेन तो पक्का नहीं बनेगा। अब देखो, मैंने वैसे तो ये लिखा दिया कि इवन नंबर के कार्बन के एल्केन बन सकते हैं, लेकिन बेटा आप चाहो तो ऑड कार्बन का एल्केन भी बना सकते हो। अब आप सोचेंगे सर अभी तो आप कहते इवन बना सकते हैं, अब ऑड कैसे बनाएंगे, ये तो डबल हो जाएगा। ऑड कार्बन का एल्केन, सपोज हमारा टारगेट है कि हमें प्रोपेन बनाना है, 3 कार्बन का एल्केन बनाना है, एच नहीं लगा रहा हूं, समझ रहे होंगे सब, प्रोपेन बनाना है। तो ऐसा करो कि 1 कार्बन का हैलाइड ले लो और 2 कार्बन का हैलाइड अलग ले लो, यानी 2 अलग अलग हैलाइड का मिक्सचर यूज कर लो, मिक्सचर यूज कर लो, मिक्सचर। मिक्सचर यूज करने से क्या होगा, देखो यहां पर जो है, एक हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl प्लस Na, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका ले लिया, इथाइल क्लोराइड का ले लिया। बेटा इथाइल क्लोराइड को उल्टा करके लिख रहा हूं, ये ऐसे लिख रहा हूं ताकि ये NaCl हटाने में इजी रहेगा। ये इथाइल क्लोराइड है और ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड है। सो जब ये आपस में वुड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो ड्राई ईथर इसके ऊपर रख देना, ठीक है। सो अल्टीमेटली बेटा क्या हो जाएगा, ये NaCl गायब हुआ यहां से, दोनों का ClCl टूटा, तो जो कार्बन कार्बन आपस में टूट गए वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये बॉन्ड बना के क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, 1 कार्बन यहां से आ गया और 2 कार्बन यहां से आ गए, अल्टीमेटली प्रोपेन भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अरे सुन लो पहले क्या कह रहा हूं, बिल्कुल बन सकता है, गलत नहीं है इसमें कुछ, लेकिन 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 इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम ये है देखो कि अगर किसी भी रिएक्शन, जो रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल के बीच में होती है, हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए थे हमने, अगर कोई भी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल, जिसको आप कपलिंग रिएक्शन बोलते हो, अगर उसमें मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के ले लिए आपने, तो अब होगा क्या, जरा इस बात को समझो, जरा समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में हमने 1 कार्बन का हैलाइड डाल दिया और 2 कार्बन का हैलाइड डाल दिया, मैंने 2 कार्बन को शॉर्ट में C2 लिख दिया है, समझ रहे हो। सो इसमें कितने, कई सारे मिलियंस मॉलिक्यूल मिथाइल मिथाइल के होंगे, मिलियंस से ट्रिलियंस, पता नहीं कितने सारे मॉलिक्यूल इथाइल इथाइल के होंगे, करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल दोनों के होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक मॉलिक्यूल इसका पकड़ा, एक मॉलिक्यूल पकड़ा और ऐसे कान पकड़ के दोनों की रिएक्शन करा दी। आपने तो थोड़ा सा पाउडर जो है मिथाइल का मिला दिया, थोड़ा सा पाउडर जो है इथाइल का मिला दिया, दोनों कंपाउंड थोड़ा सा भी मिलाया, आप जानते हो थोड़ा सा 1 मोल भी मिला दिया तो 6.02 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, कितने सारे, मतलब वो मिलियन से ट्रिलियंस, तो मैं छोटी बात बोल रहा हूं, करोड़ों अरबों से भी बहुत गुना ज्यादा होता है। तो होता क्या बेटा कि जब मिक्सचर लिया जाता है तो किसी भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में आपस में टक्कर हो सकती है और रिएक्शन हो सकती है, कोई भी 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा सकते हैं, टकराने से रिएक्शन होती है बेटा। हो सकता है कि मिथाइल मिथाइल के, ये मिथाइल आया यहां से और दूसरा मिथाइल इससे आके टकरा गया, मेरी बात सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूं, बीच में कुछ नहीं, मिथाइल और मिथाइल आपस में टकरा गए, सोडियम पड़ा ही हुआ है इसमें, सोडियम डाल रखा है हमने, तो अल्टीमेटली मिथाइल मिथाइल ही आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो इसमें आपका इथेन भी बन सकता है। आपने तो मिक्सचर मिला दिया, आपको नहीं पता कौन कौन आपस में टकरा रहे हैं। हो सकता है बेटा कि ऐसी टक्कर हो जाए कि एक मिथाइल का मॉलिक्यूल आ जाए और दूसरी साइड से इथाइल का मॉलिक्यूल आ जाए, तो अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, हमारी कहानी पूरी हो जाएगी, हमें जो कितने कार्बन का एल्केन मिल जाएगा, टोटल 3 कार्बन का एल्केन मिल जाएगा, 1 यहां से 2 यहां से आगे। हो सकता है कि इथाइल इथाइल के 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाएं, इथाइल इथाइल के 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाएं। इथाइल साहब घूम रहे थे कंटेनर के अंदर और उनको एक और इथाइल साहब मिल गए यहां पर जो है कंटेनर के अंदर, और दोनों ने आपस में रिएक्शन कर लिया, सोडियम देखा रिएक्शन कर लिया, और अल्टीमेटली क्या हो गया कि दोनों के 2-2 कार्बन जब आपस में अटैच होंगे तो यहां पर ब्यूटेन भी बन सकता है। यानी प्रॉब्लम समझे मैं क्या बता रहा हूं, जब आप मिक्सचर यूज करते हो, ये पूरी केमिस्ट्री में याद रखना, जब भी आप बेटा मिक्सचर यूज करोगे तो क्या इस बात की गारंटी कि आप जो चाहते हो बस वही 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। हमने तो डाल दिया ना कंटेनर में बेटा, हीट करना शुरू किया, जो भी हुआ अल्टीमेटली मॉलिक्यूल इधर उधर नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, कोई भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर हो सकती है। सो
इस तरीके से देखा क्या कि मिक्सचर डालने के चक्कर में टोटल 3 टाइप के एल्केन बन सकते हैं। यस, टोटल 3 टाइप के एल्केन बन सकते हैं। कौन कौन से एल्केन बन गए भाई? एक तो बन गया इथेन, एक एक कार्बन के टकराने से। एक बन गया प्रोपेन, एक और 2 कार्बन के टकराने से। और एक बन गया ब्यूटेन, 2 कार्बन के टकराने से। यानी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ऑड कार्बन का एल्केन बनाना चाहोगे बेटा, तो सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, सिंगल 100% प्रोडक्ट नहीं बन सकता। उसके चक्कर में आपने मिक्सचर यूज किया, तो मिक्सचर यूज करने पर प्रोडक्ट भी मिक्सचर वाला बनेगा। 3 अलग अलग एल्केन का मिक्सचर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा 3 एल्केन का। समझ में आ गई बात? दिमाग में घुसी बात मैंने जो बताया आपको यहां पर जो है? तो इस बात को यहां पर लिखना है। भाई प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, मैं खुद जब सोचता हूं, मेरा बोर्ड वर्क बड़ा खराब है बेटा, मैं बार बार बोलता हूं। मैं अच्छे से लिख देता हूं, अच्छे से लिखता हूं, बुरा मत मानना। ऐसा पता नहीं क्या बोर्ड पे लिख देते हैं बेटा, समझाते समझाते मैं खो जाता हूं, पता नहीं कैसे लिखता हूं मैं जो। समझ में आ गया होगा? आ गया होगा ना समझ में मैंने क्या लिखा करके? जो एक एक को टकराया, एक और 2 को टकराया, और 2 का आपस में टकरा दिया, तो टोटल 3 एल्केन बन रहे हैं। यहां पर मैं लिखवा देता हूं, पहले लिखो लिखो, चलो लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे बेटा। इफ, लिखो लिखो, इफ we want to prepare alkane of odd number of carbon, alkane of odd number of carbon, we want to prepare alkane of odd number of carbon, then mixture of 2 different halides, mixture of 2 different alkyl halides, mixture of 2 different alkyl halides should be used, मैंने बोला बेटा मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स शुड बी यूज्ड। ये तो बात पहले आ गई कि भाई अगर ऑड का बनाना है तो 2 का मिक्सचर यूज करो। अब प्रॉब्लम भी लिख दो इसके साथ कि मिक्सचर ले तो रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट भी 3 बनेंगे यहां पर जो है। चलो इसमें आगे कैरी करेंगे, लिखेंगे, इसी में आगे लिखेंगे बेटा, बट 3 different alkanes, लिखो लिखो, but 3 different alkanes are formed, 3 different alkanes are formed as a product, लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, to prepare propane, if we use methyl and ethyl chloride, आगे डैश कर दो, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? मिथाइल और इथाइल का मिक्सचर लेने से कौन कौन से एल्केन बनेंगे? ये 3 रिएक्शन दिखा दो। मैं फिर से अब थोड़ा ढंग से लिख देता हूं यहां पर। देखो मैं ट्राई करता हूं अच्छी राइटिंग का, इससे ज्यादा अच्छी राइटिंग मुझसे नहीं बन सकती। एक मिथाइल हो गया और दूसरा हमारा यहां से क्या आ गया? इथाइल आ गया। ठीक है बेटा, तो ये दोनों अगर रिएक्शन करेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये दोनों रिएक्शन करें तो सही है भाई जो है। तो इनसे जो है आपका प्रोपेन बन जाएगा, 1 कार्बन यहां से आ गया और 2 कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल से आ गए। ये तो अच्छी बात है, चलो प्रोपेन बन गया। लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या हो जाएगा जो मैंने नीचे लिखा हुआ है? इसके साथ साथ और क्या क्या हो जाएगा बेटा? हो सकता है कि मिथाइल के 2 मॉलिक्यूल टकरा जाएं, मिथाइल प्लस मिथाइल। नोट कर लो साथ साथ, नोट कर लो बेटा।
तो मिथाइल मिथाइल के मॉलिक्यूल अगर आपस में टकरा गए तो इससे इथेन भी बन सकता है। और क्या हो सकता है? हो सकता है इथाइल और इथाइल के दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाएंगे। इसको यही लिख देता हूं भाई, अब मेरा मन नहीं करा लिखने का, थोड़ा आलसी हूं मैं। दिख तो रहा ही होगा, सबको समझ में आ रहा होगा क्या बना रखा है। तो ब्यूटेन भी बन सकता है। तो ये तीन तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे, प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन। लिख लो बेटा, तीनों रिएक्शन लिखकर दिखा दो, तीनों रिएक्शन लिखकर दिखा दो। रेनू क्या पूछ रही है बेटा कि सर स्टेबल? रेनू बेटा हर चीज में तो स्टेबिलिटी की बात क्यों करती है? ये कहां से सुन लिया बेटा? आपने जीओसी के लेक्चर पक्का नहीं किए बेटा, आप थोड़ा मुझे लगता है लेट आई हुई या तो बच्चा। बेटा कंपाउंड सारे स्टेबल होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कि कंपाउंड में अलग अलग स्टेबिलिटी निकालनी है। कंपाउंड की रिएक्टिविटी निकाल सकते हैं या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं बेटा। कंपाउंड सब स्टेबल है क्या बेचारे? सबके सब बन के खुश है अपनी अपनी जिंदगी में। कौन कौन अनस्टेबल है? अनस्टेबल चीज कभी बनती नहीं है बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता बेटा। कहां से ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हो कि सर कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा? वो कुछ और चीजें होती हैं। जीओसी एक बार रिवाइज करो, तो समझाया था मैंने वहां पर बेटा। ये सब एल्केन एल्केन है, सबके सब अपने अपने घर में खुश है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। तीन का मिक्सचर मिल जाएगा। हाँ ये पूछ सकते हो कि सर अच्छा ये बता दो कि फिर मेजर कौन सा होगा, आप ये पूछा करो। अगर उसका मेरे पास आंसर होगा तो मैं दे पाऊंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है हमें नहीं पता होता भाई कि अब दो दो तीन तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी रहेगी। स्टेबल नहीं बोलते बेटा उसको, ये पूछना चाहिए सर कि किसका परसेंटेज प्रोपोर्शन मिक्सचर में ज्यादा रहेगा, कौन सा मेजर होगा इसमें। जैसे इनॉल दो दो बताया था ना, मेजर माइनर बताया था। एक साथ कल हो रहा था ना कुछ मेजर माइनर समझाया था मैंने आपको जो। तो इसमें बेटा अब एल्केन कौन सा मेजर होगा? देखो बेटा इसमें ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है, बट मैं जनरल बात बताता हूं आपको। जब दो अलग अलग चीजों के बीच में रिएक्शन होती है तो जनरल लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या कहता है? जनरली मिक्सिंग जब करोगे अच्छे तरीके से, अगर पाउडर मिक्स किया है तो ज्यादातर चांसेस किस मॉलिक्यूल के आपस में टकराने के? बताओ, खुद बताओ। अगर प्रॉपर तरीके से आपने मिक्सिंग किया है सोल्यूशन दोनों के, या दोनों के कंपाउंड इथाइल और मिथाइल को प्रॉपर तरीके से मिक्स किया है, तो ज्यादातर चांस इथाइल और मिथाइल की टक्कर का ही है बेटा। यानी इथाइल मिथाइल यानी देखा जाए तो इसी से जो मेन प्रोडक्ट तैयार होता है, मेजर प्रोडक्ट तैयार होता है। इन जनरल ऐसा ही बोला जाता है। बाकी बेटा इसमें कोई तरीका नहीं है मेजर और माइनर निकालने का, कोई तरीका नहीं है बेटा। जो है जहां होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि बेटा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो, वो तो एल्कीन, बस एल्कीन में स्टेबिलिटी लगती है बेटा, बाकी किसी में स्टेबिलिटी नहीं लगती। ठीक है, सिर्फ एल्कीन में, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ने एल्कीन की स्टेबिलिटी को समझाया था। एल्कीन की स्टेबिलिटी तो किसी ने समझाई नहीं भाई आज तक जो है, ओपन एल्केन की किसी ने नहीं समझाई बेटा। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ फिर भी प्रोपेन वैसे मेजर ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों भी बनेंगे। अब ये नहीं कह सकते बेटा कितना कितना परसेंटेज, बट इतना आइडिया लगा सकते हैं वो शायद थोड़ा विनर हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होगा। लिख दिया रेनू बेटा आपका आंसर मैंने। हाँ आकाश कह रहा है देखो कि स्टेबिलिटी फॉर कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन, बस वही होता है बेटा। आयन की स्टेबिलिटी देखी जाती है बेटा, ये तो कंपाउंड बन रहा है न्यूट्रल कंपाउंड, बस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी देख सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन से। लेकिन बेटा एल्केन की स्टेबिलिटी नहीं चेक करने का कोई रूल ही नहीं है हमारे पास, कोई इफेक्ट ही नहीं है कभी भी। नोट हो गया बेटा? टाइम भी काफी आगे हो गया, बताते बताते मुझे पॉइंट्स इसमें बताने थे। अच्छा इसमें बस चलते चलते बेटा अभी एक पॉइंट और बताते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। मैकेनिज्म से रिलेटेड एक पॉइंट बताता हूं, देखो कि इसमें मैकेनिज्म कौन सी होती है। मैकेनिज्म कौन सी होती है? देखो बेटा देखा जाए तो वैसे एल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं, पता है ना, कार्बन और सीएल के बीच में पोलैरिटी आ गई है। अरे सीएल बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना सबको पता है, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बेटा? एल्काइल हैलाइड अच्छे खासे पोलर सब्सटेंसेस होते हैं आपके, पोलर। तो पोलर है तो पोलर पोलर टाइप के मैकेनिज्म, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आयन में टूटना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव में टूटना चाहिए। तो यहां पर थोड़ा साइंटिस्ट भी कंफ्यूज्ड है बेटा। कुछ लोग कहते हैं आयनिक मैकेनिज्म होती है, कुछ कहते हैं नहीं आयन बनता तो है लेकिन वो बाद में फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कुछ कहते हैं कि इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। यस बेटा, जो कंफ्यूजन है वो एक्चुअल बता रहा हूं मैं आपको।
आयनिक और फ्री रेडिकल। तो एक्चुअल बात यह है कि मेरे हिसाब से, मतलब मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मैंने जितना स्टडी किया है चीजों को, तो कहना ये चाहिए कि इसमें दोनों मैकेनिज्म होती है। यस, ये बेस्ट तरीका है, किसी को नाराज नहीं करेंगे हम जो। तो इसमें आयनिक और फ्री रेडिकल दोनों मैकेनिज्म होती हैं। बुक में खाली फ्री रेडिकल लिखा है तो करेक्ट लिखा है, खाली आयनिक लिखा है तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, करेक्ट लिखा है। लेकिन बेटा वैसे इसमें होता क्या है, आयन बनता है फिर आयन रेडिकल में चेंज जाता है। कहना चाहिए दोनों टाइप के मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म में कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से एक स्टेटमेंट लिख लो, लिखो लिखो, एक स्टेटमेंट लिख लो जल्दी से इसमें बेटा। आयनिक एंड फ्री रेडिकल, लिखो लिखो, आयनिक एंड फ्री रेडिकल बोथ मैकेनिज्म टेक प्लेस, both mechanism take place, both mechanism take place। रेनू बेटा मैं एक ही बात सबको बोलता हूं बेटा, कि पुराने जो भी कुछ पढ़ के आए हो उसको सब डिलीट कर दो, सॉफ्टवेयर अपडेट करना बोलते हैं उसको। तो अब जैसे पढ़ा रहा हूं ना बेटा, पूरा भरोसा करके चलो बेटा, पुरानी बातों को सब भूल जाओ, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है बेटा जी, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत पढ़ा है या किसने गलत पढ़ा है, क्योंकि दो लोगों का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है बेटा, तो कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो जाता है, अब इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कभी कभी बेटा। तो रेनू सबसे अच्छा तरीका ये बेटा कि पुराने सब चीजों को हटा दो, जब जैसे टीचर से पढ़ो ना, अपने आप को पूरा ठीक है सर जैसे पढ़ा रहे हैं हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलो हाँ, विजीत क्या कह रहा है बेटा, मुझे नहीं दिखा बेटा आपका मैसेज। कह रहा है कि सर आई आस्क्ड अ डाउट रिलेटेड टू रिएक्शन मैकेनिज्म, समहाउ इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द ग्रुप। कौन सा बेटा, बेटा मुझे फिर से भेज देना, अगर वो इस चैप्टर से रिलेटेड है या थोड़ा बहुत आगे पीछे तो मैं बता दूंगा बेटा। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिल्कुल ऐसा होगा रिएक्शन जो होता ही नहीं है, कोई कुछ ग्रुप में ऐसे भी भेजते हैं बेटा, तो वो डिलीट कर दिया गया होगा। बेटा ये कोई रिएक्शन नहीं होता, ये आप बेंजिल्डिहाइड और SF4 कहाँ पढ़ रहे हो बच्चा अभी जो है, ये कोई चीज ही नहीं है अभी जो है, कहाँ देख लिया बेटा, ये कुछ नहीं होता, ठीक है विजीत बेटा, कंफ्यूज मत हो। किसी ने फालतू कोई रिएक्शन लिख दी होगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काम की नहीं है, कहीं भी नहीं है, मैं साफ बोला मेरा कुछ देखा हुआ नहीं है। जबरदस्ती मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे ये आता है वो आता है बेटा, ठीक है। मुझे अभी जो जहां से लग रहा है बेंजिल्डेट तो वैसे बहुत आगे आएगा चैप्टर बेटा, अगर कुछ होगा तो वहां देख लूंगा बेटा, अभी कुछ भी मेरी नॉलेज में नहीं आ रहा है कि ये दोनों के बीच में मैकेनिज्म क्या होगा, ये कोई कोई रिएक्शन ही नहीं है सिलेबस के अंदर आपकी बेटा। अब ऐसे तो दुनिया में बेटा करोड़ों रिएक्शंस हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल मत पढ़ बेटा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं इस रिएक्शन के पीछे। चलो बेटा आज की क्लास कंक्लूड की जाए बेटा, काफी आगे टाइम निकल गया है। सो कल के लेक्चर में बेटा इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। और बेटा वीडियो को लाइक तो किया करो, इतने लोग देख रहे हो बेटा तो वीडियो को लाइक तो किया करो, ठीक है, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है बेटा। चलो ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।